गरीब और मध्य वर्ग। एक बार सरकार ने पैसे का स्वाद चख लिया तो उसकी भूख बढ़ती गई। अमीर डैडी ने कहा, तुम्हारे डैडी और मैं पूरी तरह विरोध में हैं। वह एक सरकारी ब्यूरोक्रेट है और मैं एक पूंजीपति हूँ। हमें विपरीत व्यवहार के कारण पैसे मिलते हैं और हमारी सफलता अलग अलग मानदंडों पर तौली जाती है। उन्हें पैसा खर्च करने और लोगों को काम देने के लिए पैसे दिए जाते हैं। वे जितना ज्यादा खर्च करते हैं और जितने ज्यादा लोगों को काम पर रखते हैं, उनका संगठन उतना ही बड़ा होता जाता है। सरकार में जितना बड़ा उनका संगठन होता है, उतना ही ज्यादा सम्मान उन्हें दिया जाता है। दूसरी तरफ मेरे संगठन में मैं जितने कम लोगों को रखूं और जितना कम पैसा खर्च करूं, मेरे निवेशक मेरे उतना ही ज्यादा सम्मान करते हैं। इसलिए मैं सरकारी आदमियों को पसंद नहीं करता हूं। उनके लक्ष्य बिजनेस के ज्यादातर लोगों से हटकर होते हैं। जैसे जैसे सरकार के कर्मचारी बढ़ते हैं, उन्हें तनख्वाह देने के लिए उतने ही ज्यादा टैक्स की जरूरत होती है। मेरे पढ़े लिखे डैडी इस बात में भरोसा करते थे कि सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। वे जॉन एफ कैनेडी से प्रेम करते थे और खासकर पीस कॉर्प्स के विचार से। वे इस विचार को इतना ज्यादा चाहते थे कि वे और मेरी माँ दोनों ही पीस कॉर्प्स के लिए काम करते थे और मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जाने वाले स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करते थे। वे हमेशा अतिरिक्त अनुदानों और बजट में बढ़ोतरी की कोशिश करते थे ताकि वे ज्यादा लोगों की भर्ती कर सकें। ऐसा वे शिक्षा विभाग की अपनी नौकरी में भी करते थे और पीस कॉर्प्स में भी यह उनका काम था। जब मैं 10 साल का था, तब से मैं अपने अमीर डैडी से यह सुनता आया हूँ कि सरकारी कर्मचारी आलसी चोरों का गिरोह है, और मेरे गरीब डैडी से मैं यह सुनता हूँ कि अमीर लोग लालची और बदमाश होते हैं जिनसे सरकार को ज्यादा टैक्स लेना चाहिए। दोनों ही विचारों के पक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ तो मैं शहर के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक के लिए काम करता था और दूसरी तरफ जब मैं घर आता था तो वहाँ मेरे डैडी होते थे जो एक नामी सरकारी नेता थे। यह तय करना आसान नहीं था कि कौन सही बोल रहा है और किसकी बात पर मुझे भरोसा करना चाहिए। परंतु जब आप टैक्स के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पहलू सामने आता है। जैसा मैंने कहा कि टैक्स का लागू होना सिर्फ इसलिए संभव हो सका क्योंकि जनता रॉबिनहुड के अर्थशास्त्रीय सिद्धांत में भरोसा करती थी, जिसमें अमीरों से लेकर बाकी सबों में बांट दिया जाता है। समस्या यह थी कि सरकार की पैसे की भूख इतनी बढ़ गई कि जल्दी मध्य वर्ग पर भी टैक्स लगने की नौबत आ गई और वहां से धीरे धीरे टैक्स का बोझ नीचे की तरफ आता गया। दूसरी तरफ अमीरों ने इसे एक मौके की तरफ देखा। वे उन्हीं नियमों से नहीं खेलते हैं जिनसे जनता खेलती है। जैसे मैंने बताया, अमीर पहले ही कॉर्पोरेशंस के बारे में जानते थे जो पानी के जहाजों के दिनों में लोकप्रिय हुए थे। अमीरों ने हर समुद्री यात्री की संपत्ति के जोखिम को सीमित करने के लिए कॉर्पोरेशंस का उपयोग किया। अमीर लोग हर समुद्री यात्रा के लिए पैसा जुटाने के लिए कॉर्पोरेशंस में अपना पैसा डालते थे। फिर यह कॉर्पोरेशन न्यू वर्ल्ड में खजाने की खोज के लिए नाविकों को भर्ती करता था। अगर जहाज डूब जाता था तो नाविकों की जान जाती थी, परंतु अमीर लोगों को सिर्फ इतना ही नुकसान होता था कि उनका वह पैसा डूब जाता था जो उन्हें उस समुद्री यात्रा के लिए दिया था। आगे आने वाला चित्र दर्शाता है कि किस तरह कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बाहर बैठता है। अमीर लोग किस तरह को खेलते हैं। कॉर्पोरेशन के कानूनी ढांचे की ताकत के ज्ञान से हम अमीरों को गरीबों और मध्य वर्ग की तुलना में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। मुझे 2 डैडियों ने शिक्षा दी, जिनमें से एक समाजवादी थे और दूसरे पूंजीपति। मुझे जल्द ही यह महसूस हुआ कि पूंजीपति में पैसे की ज्यादा समझ है। मुझे ऐसा लगा कि पैसे की नासमझी के कारण समाजवादी आखिरकार खुद को ही सजा देते हैं। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ चाहे जितना जोर लगा ले, अमीर लोग उनसे जीतने का रास्ता हमेशा ढूंढ निकालते हैं। इसी कारण टैक्स आखिरकार मध्य वर्ग पर लगे। अमीरों ने बुद्धिजीवियों को अपनी बुद्धि से हरा दिया, सिर्फ इस कारण क्योंकि वे पैसे की ताकत को जानते थे और यह विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। अमीर लोगों ने बुद्धिजीवियों को किस तरह हराया। एक बार अमीरों से वसूलो का कानून पारित हुआ तो सरकार की तिजोरी में पैसा आने लगा। पहले तो लोग इस बात से खुश हुए। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों और अमीरों को दिया जाने लगा। सरकारी कर्मचारियों के पास यह पैसा नौकरियों और पेंशनों के रूप में आया। अमीरों के पास यह पैसा उनकी फैक्ट्रियों के जरिए मिले सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आया। सरकार के पास ढेर सारे पैसे थे, परंतु उस पैसे के मैनेजमेंट की समस्या थी। उसमें कोई रीसर्कुलेशन नहीं था। दूसरे शब्दों में, सरकारी नीति में अगर आप एक सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं तो आप पैसा बचाना पसंद नहीं करते। अगर आप अपने लिए आवंटित फंड को खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको अगले बजट में उतनी राशि नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आपको योग्य तो माना ही नहीं जाएगा। दूसरी तरफ बिजनेस में पैसा बचाने के लिए इनाम मिलता है और ऐसा करने पर आपको काबिल माना जाता है।
जब बढ़ते हुए सरकारी खर्चों का यह चक्र चलता रहा तो पैसे की मांग बढ़ी और अमीरों से टैक्स वसूलो के विचार में अब कम अमीर लोगों को भी शामिल कर लिया गया और इस तरह सरकार इतनी नीचे आ गई कि वे गरीब और मध्य वर्गीय लोग भी टैक्स के दायरे में आ गए जिन्होंने इसके लिए वोट दिए थे। सच्चे पूंजीपतियों ने बचने का तरीका खोजने के लिए अपने पैसे की समझ का प्रयोग किया। वे कारपोरेशन की सुरक्षा में चले गए। कारपोरेशन अमीर लोगों को सुरक्षा देता है, परंतु कई लोग जिन्होंने कभी कारपोरेशन नहीं बनाया या नहीं जानते कि कारपोरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। कारपोरेशन केवल एक फाइल का फोल्डर होता है जिसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगे होते हैं जो राज्य सरकार की एजेंसी में दर्ज होकर किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है। यह कोई बड़ी बिल्डिंग नहीं होती जिसके बाहर कारपोरेशन का नाम लिखा होता है। यह कोई फैक्ट्री या लोगों का समूह भी नहीं होता। कारपोरेशन केवल एक कानूनी दस्तावेज है जो एक ऐसी कानूनी देह बना देता है जिसकी कोई आत्मा नहीं होती। अमीरों की संपत्ति एक बार फिर सुरक्षित हो गई। एक बार फिर कारपोरेशन का प्रयोग लोकप्रिय हो गया। यह स्थायी इनकम टैक्स कानूनों के पारित होने के बाद हुआ, क्योंकि कारपोरेशन के लिए इनकम टैक्स की दर व्यक्तिगत इनकम टैक्स की दर से कम थी। इसके अलावा जैसा पहले बताया जा चुका है, कारपोरेशन द्वारा कुछ खर्च टैक्स चुकाने से पहले किए जा सकते हैं। अमीरों और गरीबों के बीच यह लड़ाई सदियों से चली आ रही है। अमीरों से वसूलो का नारा लगाने वाली भीड़ अमीरों के हमेशा खिलाफ रही है। यह लड़ाई तब छिड़ती है जब कानून बनते हैं और यह लड़ाई अनंत काल तक चलती रहेगी। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है। हारने वाले लोग वे हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स देते हैं। अगर वे यह समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वे भी इस खेल को उसी तरह खेल सकते। फिर वे भी पैसे से आज़ाद हो सकते और अमीर बन सकते। इसलिए मैं हर बार सिहर जाता हूँ जब भी मैं किसी को अपने बच्चे को यह सलाह देते हुए सुनता हूँ कि स्कूल जाओ ताकि सुरक्षित नौकरी मिल सके।